अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलैरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे मेरी एक सीरीज़ है ईद चपाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ इंटरव्यू करता हूं और मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूं कि लोग अवेयर हो जाएं कि मुख्तलिफ डिजीज़ क्या है, उससे कैसे हम बच सकते हैं। इसी सिलसिले में आज की जो हमारी सीरीज़ है वो डायबिटीज़ के ऊपर है और आज के जो हमारे वो गेस्ट हैं सियालकोट के बहुत ही मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर एहसन युवेलाना है, जो कि गुज़श्ता 8 साल से इस्लाम मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक हैं और एज अ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन काम कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा इनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ। इन्होंने अपनी जो MBBS की डिग्री है पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से की, उसके बाद अपनी हाउस जॉब इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किया। वहाँ से 5 साल काम करने के बाद गुरखी हॉस्पिटल लाहौर के साथ अटैच रहे। उसके बाद ये सियालकोट आ गए और आजकल एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इस्लाम मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर या डायबिटीज़ क्या है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी मेरा हाल डॉक्टर है। वालेकुम सलाम। पहले नंबर पे तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज एक बहुत ही जो आजकल एक बीमारी चल रही है शुगर की, समझे कि हमारे अपनी बुक में हम कहते हैं कि बुक ऑफ मेडिसिन इज़ इक्वल टू बुक ऑफ डायबिटीज़। जितनी भी पेचीदगियाँ हैं शुगर की वो सब की सब मेडिकल की जो डिजीज़ है वो सब इसी में आती हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें इसके बारे में लोगों को, जनरल अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को पता चले कि शुगर बेसिकली क्या है। तो सबसे पहला ये मेरा सवाल है कि शुगर है क्या? थोड़ी सी आसान लफ्ज़ हमारे जाने। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा इसका मिसकंसेप्ट होता है जी यूरिन की शुगर, पेशाब की शुगर हो गई है, अब मुझे जो है ना वो ब्लड वाली शुगर हो गई है, मुझे फलानी हो गई है। शुगर बेसिकली 2 तरह की होती है। एक तो ये शुगर होती है कि जब शुरू में जब बच्चा पैदा होता है या 12 साल से पहले लबलबा काम ना करे और इंसुलिन पैदा ना हो, इसको हमारी ज़बान में करें इंसुलिन डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से जो शुगर होती है उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। जो दूसरी शुगर है जो आमतौर पर ज़्यादा हमारे माशरे में पाई जाती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें ये ज़्यादा इंसुलिन तो होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि जिस्म मज़ाहमत करता है उस इंसुलिन के ख़िलाफ़ और हम मेरे मरीज़ की शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। और अक्सर औक़ात देखा गया कि मरीज़ थोड़ा सा अर्ली स्टेज में जब उसकी टांगें दर्द करती हैं या उसको कमज़ोरी होती है वो इसको अपनी किसी भी चीज़ से रिलेट कर देता है और हमारे पास तब आते हैं जब उनको पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाए, भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाए, थकावट बहुत ज़्यादा हो और उनका वज़न गिरना शुरू हो जाए। तो ये 2 तरह की डायबिटीज़ हमारे पास आती हैं और उनके उसी की तरह के इलाज हैं। 2 तरह की टाइप आ रही, टाइप 1 और टाइप 2। ज़्यादा कौन सी कॉमन है हमारी सोसाइटी में? मैंने जैसे पहले बताया हमारे माशरे में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादा कॉमन है और हमारे लिए जो ट्रीट करना टाइप 2 को एज़ टाइप 1 ज़्यादा आसान है। टाइप 1 में मैंने बताया ना इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है कि आपको एक 8 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ये बताना कि तुमने इंसुलिन लगानी है सारी ज़िंदगी, तो वो उसके लिए थोड़ा सा एक माँ के लिए, बाप के लिए बड़ा एक लम्हा होता है कि जब वो हमारी तरफ देखते हैं कि डॉक्टर साहब शुरू में मेरा बच्चा इंसुलिन पे लगा रहे हैं आप, तो एजुकेट करना ज़रा मुश्किल होता है और उसके बाद उस बच्चे की आदत को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसकी स्कूल गोइंग एज है, उसने अपना सारा खेलना भी है, भागना भी है, इंसुलिन भी लगानी है, कितना उसने खेलना, ये सारा उसका होता है। तो ज़्यादातर हमारे पास वैसे टाइप 2 पेशेंट आते हैं। टाइप 1 हम कोशिश करते हैं कि उनको करें, लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो कसरत है पेशेंट की वो टाइप 2 डायबिटीज़ की है। 90% मेरे तकरीबन 90% आप कह सकते हैं वो टाइप 2 वाले डायबिटीज़ ओपीडीज़ में आते हैं हमारे। और इसके साथ जो दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट होती हैं डायबिटीज़ के साथ, वो कौन कौन सी हैं? इसमें अक्सर जब मेरे पास पेशेंट, मैं तो दुआ करता हूँ कि शुरू में ही आ जाए। अगर एक मरीज़ आपके पास विदिन 6 मंथ या 1 ईयर आ जाता है तो उसका पेचीदगियों का रेट कम होता है अगर वो डॉक्टर को अर्ली कंसल्ट कर ले अच्छे डॉक्टर के साथ। और अगर वो लेट हो जाए तो हम उनको बताते हैं कि भाई अगर आपने प्रॉपर इलाज ना करवाया तो 4 तरह की खतरनाक पेचीदगियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, फौरी तौर पे नहीं। अगर आप 8 साल तक कम से कम जो है ना उसको अगर इतना सीरियस नहीं लेते, कभी दवाई खा लेते हैं, कभी हकीम की दवाई, कभी फलानी दवाई, और कभी सीरियस नहीं होते जी मुझे लग ना जाए मैं वॉक से कर लूँगा,
तो इसमें 4 तरह की जो मेजर पेचीदगियाँ जो आती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली भी मरीज़ के लिए डिप्रेसिंग होती हैं और वो उसको माजूरी में भी लेता है। उसमें एक तो दिल की बीमारी है, फालज का अटैक यानी कि दिमाग की बीमारी हो सकती है, गुर्दों का खराब होना हो सकता है, और गैंग्रीन, पाँव की गैंग्रीन जो है ना, ये 4 वो हैं जो बहुत ही खतरनाक चीज़ें। वैसे तो इसकी 2 तरह की होती हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर छोटी नालियों की जो शरेयानें हैं उनकी बीमारी, और बड़ी शरेयानों की बीमारी। सबसे पहले जो ना वो छोटी शरेयानें डिस्टर्ब होती हैं जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसमें मरीज़ का नज़र का मसला बन जाता है। उसके अलावा उसके पाँव में ये टिंगलिंग, सुन्न हो जाना, पाँव गर्म होना, रात को पाँव का वज़न ना उठाना, टांगे दर्द करते रहना, पेट में गैस भर जाना, हवा बनना, तो ये माइक्रोवेस्कुलर में ज़्यादातर आती हैं। और गुर्दों की तकलीफ भी माइक्रो में आती है। और अगर वो ज़्यादा कंट्रोल इनको नहीं लेता सीरियस तो फिर माइक्रो आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दिल की तकलीफ, गुर्दे की तकलीफ, इसकी दिमाग की तकलीफ हो सकती है और गैंग्रीन हो सकती है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? आपके पास कोई पहला पेशेंट आ गया तो आप उसको कैसे डायग्नोज करते हैं कि शी इज़ डायबिटिक? इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा है, टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं है कि इसका हम किया जाए। और माशाल्लाह जिस तरह मीडिया, आप जिस तरह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, तो हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है कि मरीज़ जैसे उसको लगता है कि मुझे पेशाब ज़्यादा आ रहा है, वट एवर द रीज़न, उसको पेशाब का इन्फेक्शन है या कोई, वो फ़ौरन डॉक्टर को सीख कर लेता है। तो हम जब 4 चीज़ें देखते हैं कि पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उसको भूख ज़्यादा लग रही है, वो थकावट महसूस कर रहा है, उसका वज़न गिरता जा रहा है, नज़र कम होती जा रही है, तो ये वो क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम उसको डायबिटीज़ पे ले आते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मरीज़ आ जाता है कि जिसका लगता है कि उसके सिम्टम तो नहीं है, लेकिन बाद का मरीज़ कहता है जी मुझे पता है मुझे शुगर तो नहीं है, तो फिर हम उसका एक टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें हम ये करते हैं कि उसको कहते हैं भाई सुबह आपने आ जाना है कुछ खाए पिए बगैर, तो हम उसको एक गिलास में कुछ शक्कर जो है या चीनी जो है 75 ग्राम उसको डाल के देते हैं, उसको पिलाते हैं, और उसका आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद टेस्ट ले लेते हैं। अगर 2 घंटे बाद उसकी शुगर जो है वो जो है ना 120 से नीचे, तो उसको डायबिटीज़ नहीं है। अगर उसकी शुगर लेवल ज़्यादा आता है तब हम उसको मज़ीद जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक टेस्ट होता है HbA1c, जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारा जाने वाले को बता दें। HbA1c की अहमियत आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा है। पहले ये होता था कि मरीज़ को पता चलता है कि उसने डॉक्टर को दिखाना है, तो वो शायद एक दिन पहले कुछ खाए ही ना, और जब वो हमारे पास आता होगा तो मेरी तो शुगर 100 है, 10 मेरी दवाई कटा दो, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन से कम ये जो एक होता है ना, हमें जज करना कि मरीज़ वाकई परहेज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें बड़ा मिल जाता है। ये टेस्ट बेसिकली है कि हीमोग्लोबिन की जो लाइफ है 120 डेज है। तो जैसे ही HB लेवल, जैसे HB टूटती है, नहीं बनती है, तो जो ग्लूकोज अगर उसके लेवल ब्लड में ज़्यादा होगी तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो हमें रफली पता चल जाता है कि स्टिल इस बंदे की शुगर ज़्यादा है, जो हमने इसको 3 माह का जो टाइम दिया था उससे जो है ना अभी तक ये ज़्यादा आ रही है। और बाकी ये है कि जो 2 मेजर हमारे यूनियन है, UKPDs और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ जो है, ये दोनों की एक रिसर्च है। उन्होंने दोनों ने एक रिसर्च ये की है कि अगर एक मरीज़ को आप 4 साल में HbA1c को 7 से नीचे रखते हैं, 4 साल वो लगातार रखते हैं, उनकी ये स्टडी है बाकायदा ना, पब्लिश्ड है, कि हमने 2 ग्रुप उन्होंने बनाए जिसमें उन्होंने 4 साल तक HbA1c एक ग्रुप का रखा 7 से नीचे, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था इंसुलिन लगानी है, टैबलेट देने, उनका बस हमने HbA1c 7 से नीचे रखना है, ठीक है। और एक ग्रुप वो था जो वॉन्डरिंग पेशेंट होता आ रहा है, कभी 7 है, कभी 8 है, कभी 9 है। तो जब उनके रिजल्ट लिए गए 12 साल के बाद से 20 साल के दरमियान में, तो देखा यह गया कि जिन लोगों को उन्होंने टाइट कंट्रोल किया था, 4 साल 7 से नीचे रखा था, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन रेट बिल्कुल 0 ही था। उनको गुर्दे की, दिल की कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो लोग थे ना जिनका क्राइटेरिया हमने वॉन्डरिंग पेशेंट की तरह रखा था, उनमें देखा गया किसी को दिल का अटैक हो गया है, किसी को गुर्दे की तकलीफ हुई, यानी उनमें डिसेबिलिटी बढ़ी है। तो इस टेस्ट की ये अहमियत है कि जिससे हम एक मरीज़ को एजुकेट भी करते हैं, और बीइंग अ डॉक्टर मुझे आसानी होती है कि मैं उसको कहूँ भाई तुम्हारा ये ज़्यादा है, हो सकता है तुम्हारी शुगर तो 100 आ रही है, पर तुम्हारा टेस्ट तो 10 बता रहा है, इसकी एवरेज तो 300 है, तो इस लिहाज से मुझे दवाई को चेंज करना चाहिए।
ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कौन मतलब स्टार्टिंग में आप कैसे एक डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन, डॉक्टर की जो अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन ज़्यादा पेशेंट चॉइस देखी जाती है। मरीज़ क्या नज़रिया रखता है, वो सुई वाला इलाज कराना चाहता है, नहीं कराना चाहता, टैबलेट वाला इलाज कराना चाहता है, नहीं कराना चाहता, उसकी इकोनॉमी कितनी है, उसके अलावा वो ये जो अगर इंसुलिन कैरी करेगा तो वो क्या कैरी कर सकता है या नहीं। तो ज़्यादातर जो 30-40 साल से 50 साल के दरम्यान में लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, आउटसाइड द सिटी जाना होता है, तो वो डिमांड करते हैं मैं टैबलेट पे रखें। तो ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसको एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी आपको लगती है, जैसे टाइप 1 में, वहाँ तो इंसुलिन ही ऑप्शन है, कोई टैबलेट ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक इंसुलिन रेजिस्टेंट वाला पेशेंट जो है वो आपको 30s में मिलता है आके, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको टैबलेट पे और एजुकेट करें कि वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज को अच्छा रखे, तो वो टैबलेट के साथ भी अच्छा कंट्रोल कर सकता है। तो इंसुलिन पे ज़्यादा पर एक स्टेज आती है कि पेशेंट को इंसुलिन पे कन्वर्ट होना पड़ता है। वो स्टेज ये होती है कि जब पेशेंट को हम टैबलेट दे रहे हैं, कुछ 3-4 मैकेनिज्म से ये गोलियां असर करती हैं। एक गोली है जो कि इंसुलिन की मिकदार बढ़ाती है, कुछ टैबलेट्स होते हैं जो हम खाते हैं उसको ब्लड में जाने नहीं देती, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि जिगर को शुगर नहीं बनाने देती। तो इसमें यही देखा गया कि आजकल के दौर में सिंगल इंसुलिन भी आपका ऑप्शन नहीं है कि वो रखें और टैबलेट ना दें। टैबलेट फिर भी देनी पड़ती हैं, लेकिन इंसुलिन हम तभी देते हैं जब हम एक कॉम्बिनेशन दे दें और 3 माह तक HbA1c उसका 10 से नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो वी हैव टू इंटरैक्ट द इंसुलिन ताकि हमें इसके HbA1c को डिक्रीज करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन टैबलेट या इंसुलिन आप दे दी, इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है। मेरा तो ख्याल है जितना रोल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है, शायद मैं तो ये कहता हूँ कि आप 7 गोलियां या इंसुलिन लेके पैदा नहीं हुए। पहले नंबर पे भी यही है कि जब तक आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, आप 10 इंसुलिन भी लगा लेना, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें सबसे ज़्यादा रोल वो एक्सरसाइज का है, क्योंकि एक सिंपल सा टैबलेट हम खाएंगे, इंसुलिन लगाएंगे, वो जानवर तो नहीं आपकी शुगर खाएगी और निकल जाएगी, वो तो आपके सिर्फ लेवल्स को कंट्रोल करती है कि शुगर को पट्ठों में, हड्डियों में ले जाए, साइड कर दे, ग्लूकोज पट्ठों में स्टोर होती है। अगर एक बंदा वॉक करता है, सैर करता है, तो वो जो एक इंटरनल मैकेनिज्म मसल्स का ATPase बना लेता है, तो उससे उसकी शुगर यूटिलाइज भी होती है, कैलोरी भी बर्न आउट होती हैं, और 100 से 200 का फर्क पड़ जाता है, जो कि एक गोली के बराबर है। तो एक्सरसाइज तो मैं अपने मरीज को कह देता होता हूँ कि भाई आप आए हैं, अगर आप वॉक नहीं ना कर सकते हैं तो अल्लाह हाफिज, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई मरीज है जिसको आर्थराइटिस है, नहीं चल सकता, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस का, दिल की तकलीफ है, उनके लिए हमारा थोड़ा और स्टाइल होता है बताने का, लाइफस्टाइल मटेरियल्स की डिफरेंट होती हैं, उनको ज़्यादा डाइट पे हम जोर देते हैं। जो चलता फिरता इंसान है वो डाइट कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, उसकी डाइट जो है वो खा ही लेते हैं, शादी में, घर में, बर्थडे, बर्गर शर्गर पार्टी में खा लेते हैं, उनको कहते हैं भाई आप इधर से चलो, हाथ आगे मारा है, इधर आप हाथ सदा रखें। जो डिसेबिलिटी वाले पेशेंट है उनको कहते हैं ठीक है आप चल नहीं सकते लेकिन डाइट अच्छी कंट्रोल करें। तो बहुत रोल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। मेरे हाथ में ट्रीटमेंट ऑप्शन 1 इज ऑलवेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। और डाइट भी किस किस्म की डाइट आप उनको बताओ? इसमें हम उनको एक चार्ट, या तो हम कुछ कहते हैं, जैसे हमारे आप हैं डाइटिशियन से थोड़ा सा इन टच रहते हैं, क्योंकि कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, तो उससे हम अपने डाइटिशियन के पास भी भेजते हैं मरीज को कि भाई आप कुछ उनसे भी सलाह करें, वो आपकी बेहतर डाइट को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो उनको मोटी मोटी हम जो डाइट बता देते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपकी प्लेट के अंदर जो है ना 25% प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है, 25% आपका ये फैट वाला, और बाकी जो आपने कार्बोहाइड्रेट लेनी है। तो उसका एक होता है कि 25% प्रोटीन में अंडे की सफेदी जरूर लें, हफ्ते में 2 दफा गोश्त जरूर खाएं, सब्जियों पे ज्यादा सलाह करें ताकि आपके 50% कार्बोहाइड्रेट में कंट्रोल करना है। फाइबर ज्यादा होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह उनका वो भी बड़ा बेहतर रहता है। और फैट के अंदर हम उनके कहते हैं कि हफ्ते में 2 दफा घी का चम्मच ले सकते हैं, 1 शहद का चम्मच ले सकते हैं। तो इस तरह वो अपने करें, पर मेरी अपनी कोशिश है कि डाइटिशियन से मिले ताकि वो अपना प्रॉपर, उसको भी एक, ये भी एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने। पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें जो है ना वो वेरी करती हैं कि उसने कौन सी डाइट कैसे यूज़ करनी है। हाँ। तो आखिर में जो पब्लिक सर्विस मैसेज है रिगार्डिंग डायबिटीज़, आप क्या हमारे वो जो देखने वालों को देना? मेरा तो यही पब्लिक मैसेज है, बल्कि बहुत ही इसमें मैं जो भी पेशेंट आते हैं, खासकर जो फैमिली पेशेंट्स होते हैं ना, फैमिली टू फैमिली रन करते हैं, उनको यही कहता हूँ भाई
एक होता है उनके वालिद साहब जिनको शुगर है 50 साल में, जो कॉम्प्लिकेशन के साथ है, पीछे एक आ जाती है खातून या मर्द आ जाता है, उसको न्यू डायग्नोस होती है। तो मैं कहता हूँ जो आपका बच्चा उसका टेस्ट चेंज कर दें, उसको शुरू से ही इतनी मीठी चीज़ें ना दें कि वो कल को टेस्ट चेंज करना मुश्किल हो जाए। तो ये एक मैसेज है कि शुगर को सीरियस लें, ये बीमारी ना समझें, इसको कंट्रोल करें। अगर 4 साल आपको मिलते हैं शुरू में कंट्रोल करें, 6 साल बाद ना कंट्रोल करने की कोशिश करें तब मुश्किल होती है। बिल्कुल सर। जितनी जितनी जल्दी हो सकता है आपको, अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है, वज़न कम होता जा रहा है, नज़र में कमज़ोरी होती जा रही है, यकदम कमज़ोरियाँ यकदम शुरू हो गई हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, जिस्म में घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, तो फौरी तौर पे शुगर का टेस्ट करें। और जिनकी फैमिली में शुगर है वो हर 6 माह बाद चेक करें, और जैसे डायग्नोस को तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। Thank और you. एक बहुत ये कॉमन डिजीज़ है शुगर डायबिटीज़। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके घर में या मुसाए में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट आपको ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल है। तो आपका जो मैसेज, अगर एक लफ्ज़ भी हमारे सुनने वालों को इससे फ़ायदा हो जाएगा, हमारा ये काम हो गया सदका जारी के तौर पर। बिल्कुल। तो फ्यूचर में भी आपसे उम्मीद करूँगा किसी और डिजीज़ के ऊपर एक सर्विस मैसेज हमारा वो जो चलता जाए, ताकि मेरा जो कारवां है ये जहाँ पे रुके ना, स्टेप टू स्टेप। माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम मरीज़ को एक बेटर एजुकेट कर सकते हैं, बजाय मैं 10 बंदों को बिठा के बताऊंगा तो मेरे 10 बंदे देख तो रहे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।